वेलकम बैक नाज़रीन। अचुत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाइणो गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते। हिकु तरफ़ जेके आहिनि काफ़िला JUI जा मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां निकिरी चुका आहिनि। कराची मां निकितल जेको काफ़िलो जमियत उलमा इस्लाम जे अॻवान राशिद महमूद सुमरो जी सरबराही में हैदराबाद क्रॉस करे पियो, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां काफ़िलनि जो सिलसिलो जारी आहे। ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हिन वक़्तु सॼे तकरार जो महवर ऐं मर्कज़ बणियल आहे, जिते हुकूमत जो रेफरेंस जेको आहे उहो डिस्कशन हेठि आहे। उते अॼु जेको आहे अटॉर्नी जनरल साहब जेको आहे पंहिंजे आर्गुमेंट कया आहिनि। सुभाणे बि उन ते आर्गुमेंट थींदा ऐं सुभाणे 25 तारीख़ आहे, त उन हवाले सां क़ौमी असेंबली जो इजलास बि सॾायल आहे। मजमूई तौर ते हिन वक़्तु जेको मंज़रनामो आहे सियासत जो, अदालतूं ऐं पंहिंजो असेंबली, उनखां अलावा असेंबली खां ॿाहिरि जा जलसा, इहो कल्ह जेको आहे 23 मार्च जे अंदरि जेको आहे जेका गुफ़्तगू जेका असांजी परेड थी, उते जेका बॉडी लैंग्वेज जे बारे में सॼी तजिज़िये निगारनि पे ॻाल्हायो। वज़ीर आज़म जी बॉडी लैंग्वेज ऐं तजिज़िये निगारनि जी पंहिंजो आर्मी चीफ जी बॉडी लैंग्वेज ऐं ख़ुदि जेको आहे कोर्ट रिपोर्टिंग कंदड़ सहाफ़ियुनि सां वज़ीर आज़म जो मुलाक़ात बि थी आहे। उन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासूं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी ऐं नामयार तजिज़िये निगार जनाब नाज़िर महमूद साहब। नाज़िर महमूद साहब, इंट्रो मैंने दे दिया, आपको भी सारे हालात का पता है। कोर्ट भी है, कल असेंबली भी हो रही है और जलसों की तैयारी के हवाले से काफिले भी निकल चुके हैं, और कल की जो अपना तकरीब थी उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारे मामले को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? भाई कल सारी सूरत हाल बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी होकर कल सामने आ जाएगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो उसमें बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इस तहरीक अदम एतमाद पे जब वोटिंग होगी, क्योंकि कल तो पेश होनी है ना, अभी तो कल वोटिंग नहीं होनी, कल तो पेश होगी, और पेश होने के बाद फिर वो तारीख अनाउंस होगी कि जिस तारीख को उस पर वोटिंग होनी है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है, जो आपने बॉडी लैंग्वेज की भी बात की, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो अंपायर है यानी हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो बज़ाहिर सियासी मामला से अलग होने का इशारा दे रही है। यानी अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहीं को किसी को फोन किए हों या वफादारियां बदलने की कोशिश की हो। तो लगता यही है कि जो अब तक दावा किया जाता था कि ये एक पेज पर हैं, वो अब एक पेज पर नहीं है, और अब वजीर आजम की अपनी सोच है और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी अपनी सोच है, और उसी के नतीजे में अपोजिशन को ये की हौसला अफजाई हुई कि वो ये करे, वरना 4 साल पहले से इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, अभी क्यों हुआ। इसका मतलब ये कि उनको ये बताया जा चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट अलग रहेगी। तो पहली बात तो ये कि ये अब एस्टेब्लिशमेंट और PTI यानी इमरान खान एक सफ़े पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर जब वोटिंग होगी तो वोटिंग के नतीजे में ये बात, आज जो ऑब्जर्वेशंस अदालत आलिया ने दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये लग ऐसा ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं देगा कि ये पाबंदी लगाएं अरकान पे कि जी आप पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते, क्योंकि आज की ऑब्जर्वेशंस में जो बेंच था उस बेंच के में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि अरकान को रोका नहीं जा सकता, और उनके नाअहल होने या ना होने का फैसला उनके वोट देने के बाद होगा, और वो भी उस वक्त होगा कि जब पार्टी के सरबराह जो हैं वो कहेंगे इलेक्शन कमीशन से कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है, तब इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मरहले पर कोई ऐसा फैसला देगा कि जिससे या तो अदम एतमाद की तहरीक रुक सके, या जो PTI के एलाइज हैं वो PTI के खिलाफ वोट ना दें। कोर्ट, मेरा नहीं ख्याल है कि अदालत आलिया ऐसा कोई फैसला देगी जिसमें ये रुकावट बने। तो कल जो मैं देख रहा हूं, कल होना यही है कि वो इजलास होगा, उसमें सबमिट कर दी जाएगी तहरीक अदम एतमाद, और स्पीकर जो है वो उसका ऐलान कर देंगे कि किस तारीख को वोटिंग होनी है। तो उस वोटिंग के बाद होना यही है कि अगर इन्होंने PTI के अपने अरकान ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में वोट न भी दिया, तब भी ज्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो 3 है, MQM है, बाप है और मुस्लिम लीग काफ है। तो अगर ये तीनों भी PTI का साथ छोड़ देते हैं, जैसा कि लग रहा है कि इन तीनों ने छोड़ दिया है, तो उसके बाद अब लगता यही है कि ये इमरान खान की हुकूमत ज्यादा अरसे नहीं रहेगी, और इसमें अभी कोर्ट का कोई
कोई रुकावट नहीं डालेगा, सुप्रीम कोर्ट कोई रुकावट नहीं डालेगा। तो ये मेरा ख्याल। अच्छा, जलसे जो हो रहे हैं और उसका क्या मिसाल के तौर पर हुकूमत, वजीर आजम इमरान खान जलसे पे बहुत ज्यादा फोकस किए हुए हैं और वो मुसलसल कह रहे हैं कि निकले इस जलसे को, वो बड़ा वो कह रहे हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं, कल भी उसने कुछ कोर्ट रिपोर्टर से जो मुलाकात की है उसमें भी उसने ये कहा है कि उसके पास अभी पत्ते हैं जो वो अपना उस वक्त शो करेंगे या उस वक्त वो उनको खेलेंगे जब जो है वो एक दिन वोटिंग से पहले या उसी दिन। वो क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें ये लगता है कि इमरान खान साहब ने जैसे बार बार ये कही है बात कि मैं जो है वो इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा और जो है वो मैं अगर हटाया गया मुझे तो मैं पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो इनमें जो है वो एक फाशिज्म की फाशिस्ट टेंडेंसी तो मौजूद है। और फाशिस्ट टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि वो एक आमिराना तरीके से जमहूरी अमल में रुकावट डालने और लोगों को सड़कों पर लाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये जो जलसे हो रहे हैं या जो प्लान कर रहे हैं कि जी हम 10 लाख लोग जमा कर लेंगे या 5 लाख लोग जमा कर लेंगे। अच्छा, अगर इन्होंने इतने नहीं, अगर 1 लाख लोग भी जमा कर लिए, जाहिर है वो एक बड़ी गैदरिंग होती है, लेकिन वो उससे अदम एतमाद की तहरीक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस चीज पे पड़ेगा कि वो प्रेशर डालेंगे और इस चीज का इम्कान मौजूद है कि वो एजिटेशन की सियासत की तरफ जाएं। और एजिटेशन को रोकना या ना रोकना ये अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होता है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि उस एजिटेशन को न चलने दिया जाए तो इमरान खान कुछ नहीं कर सकेंगे और उन्हें घर पर बैठना होगा। मतलब ये कि वो तहरीक अदम इस्मात के बाद वो अपनी वजारत आज़मा को हाथ से धो देंगे। जब वो वजीर आजम नहीं रहेंगे तो वो चाहेंगे कि उनके हामी सड़कों पर निकलें और एजिटेशन करें। और उस एजिटेशन की सूरत में इस चीज का इम्कान मौजूद है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट सामने आए और उस एजिटेशन को बंद करे। तो इमरान खान की लगता यही है कि कोशिश के वो किसी तरह भी नई हुकूमत जो बनेगी अपोजिशन की, जो भी वजीर आजम बनेंगे, उनको ये आराम से हुकूमत नहीं करने देंगे। और यहीं पर मुझे ये खतरा है कि पूरा जमहूरी निज़ाम जो है वो एक मुश्किल हालात का दोचार हो जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट को ये मौका मिल सकता है कि वो पूरे जमहूरी निज़ाम को ही लपेट दे और कहे कि जी ये चल ही नहीं रहे हैं। और अब जो है वो अब जो असल मसला है वो ये है कि अब तो जाहिर है इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हैसियत में बात कर रहे हैं और उसमें भी फिर आपने देखते हैं कि ढके छुपे लफ्ज़ों में वो कभी वक्त से पहले कह देते हैं कि उसने आर्मी चीफ की सिलेक्शन करनी है या एक्सटेंशन देनी है। और किसी ज़माने में आपको याद है कि वो खबर किसी सहाफ़ी से करके वो लीक करवाई थी। अब उसने बयान देना शुरू कर दिए हैं कि भाई जो है लाजमी नहीं है कि सीनियर आदमी को एग्जीक्यूटिव रखा जाए, किसी इदारे का सरबराह रखा जाए, मेरिट पे रखा जा सकता है। तो वो ये इस तरह के वो कर रहे हैं। जब अगर कल ये परसों तरसों जब ये जिस तरह आपने कहा कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, आपको नहीं लगता कि फिर इमरान खान का जो नैरेटिव होगा वो उसका जो तीर निश्तर जो होंगे वो उनका टारगेट ना तो आसिफ अली जरदारी होंगे, ना शहबाज शरीफ होंगे, ना मौलाना फजल रहमान होंगे, फिर वही नवाज शरीफ की तरह उसका नैरेटिव भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही जाएगा? ये कहना इस वक्त खासा मुश्किल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि ये बात जाहिर है अब इस वक्त सारी सियासी जमातें, इमरान खान साहब भी ये समझते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई ना इख्तियार में आया है और ना अभी आने का इम्कान है। ये तो हकीकत है। तो इमरान खान भी उसमें एक खास हद तक जा सकते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली यही होता है जो नवाज शरीफ या नून लीग के साथ हो रहा है। देखिए, नून लीग ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी फौज के खिलाफ बातें न की जाएं। तो इसका मतलब वो जो इमरान खान साहब शहबाज शरीफ पे बूट पॉलिश का इल्जाम लगा रहे हैं वो किसी हद तक सही है, क्योंकि जहां जिसको बूट पॉलिश का मौका मिलता है वो शुरू कर देता है। तो अब इस बूट पॉलिश के माहौल में इमरान खान किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाएंगे और किस हद तक खुल के बातें करेंगे, ये अभी देखना बाकी है। और उनको ये भी पता है कि अगर वो फौज के खिलाफ खुलकर बातें करेंगे तो उनके आइंदा इख्तियार में आने के इम्कानात कम हो जाएंगे। और हमने ये माजी में देखा है कि एक दफा जरदारी साहब ने फौज के खिलाफ बड़ी खुल के बातें की थी। आपको याद होगा वो तकरीर जिसके बाद नवाज शरीफ ने जरदारी साहब से मीटिंग भी अपनी कैंसिल कर दी थी। तो कोई भी सियासी जमात जो है वो बराह रास्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या पूरी फौज को निशाना नहीं बनाती,
बल्कि उनकी कोशिश यही होती है कि जो भी उस वक्त इख्तिदार में हैं, यानी जो टॉप के जनरल्स हैं, एक दो उनके बारे में बात कर ले, लेकिन माइनस फिर यही कहा जाता है कि जी पूरा इदारा इसमें मुलविस नहीं है, बल्कि टॉप के चंद एक लोग हैं। और मुझे यही लग रहा है कि अगर ये बात करेंगे भी इमरान खान, तो वो हो सकता है कि टॉप के एक दो जनरल्स के बारे में बात करें, लेकिन वो बराह रास्त पूरी फौज को इल्जाम नहीं दे पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये फौज के खिलाफ बहुत खुलकर बातें करेंगे, क्योंकि उनको फिर जाहिर इख्तिदार में आने की लालच होगी। अच्छा, इक़्तिदार में आने की लालच का जो सवाल है वो तो डिपेंड करता है कि वो अब जो इस वक्त उसकी इलेक्टोरल पोजीशन है, ज़ाहिर है वो 2008 की जो उसकी इलेक्टोरल पोजीशन थी और 13 की जो इलेक्टोरल पोजीशन थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा जंप आया उसकी इलेक्टोरल पोजीशन के अंदर। आपके ख्याल में अब ज़ाहिर है जिस तरह खबरें आ रही हैं, अब तो वफाकी वज़रा के नाम भी आना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई एज अ पार्टी इंटैक्ट तो रहने नहीं जा रही। आपके ख्याल में उसकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इतनी होगी कि फिर वो अपना इस तरह के अपना किसी उस मैच के अंदर कोई रोल प्ले कर सके? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि बहरहाल ये जो है वो काफ लीग, देखिए काफ लीग के बारे में भी यही था, मुशर्रफ के बाद काफ लीग तकरीबन खत्म हो गई, लेकिन वो खत्म होने के बावजूद भी उनके इतने अरकान रह जाते हैं कि वो फैसला कुन किरदार अदा कर सके। तो अभी भी आप देखें कि काफ लीग जैसी छोटी सी पार्टी जो है मजमूई तौर पे उसका रोल भी कितना अहम हो गया है कि परवेज इलाही जो है वो पंजाब के वजीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इसके मुकाबले में ये बात तो माननी पड़ेगी कि ताने भी उनको शेख रशीद जैसा आदमी उसको ताने दे रहा है, खुद एक सीट पे वफाकी वजीर बना हुआ है, वो ताने देता है चौधरियों को। बिल्कुल, और खुद शेख रशीद की मिसाल ले लेना, शेख रशीद तो सिर्फ वन मैन पार्टी है, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट सर पे हाथ रखती है तो बेशक आप वन मैन पार्टी हो, आप अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये समझना कि जी जो पीटीआई है ये इख्तिदार से निकलने के बाद डिसॉल्व हो जाएगी या खत्म हो जाएगी या इनका कोई किरदार नहीं रहेगा, इनका किरदार रहेगा। ये जो क्रिएट किया है जिन लोगों ने इस जमात को और जिन्होंने इसकी सपोर्ट की है, वो बहरहाल इसको रखेंगे। और जिस तरह से खास लीग ऑन एंड ऑफ किरदार अदा करती है, अगर नून लीग पीटीआई के अरकान असेंबली कम भी हो जाएंगे तब भी वो ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में तो रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई को अवाम की बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, उनमें अवाम की सपोर्ट तो बहरहाल थोड़ी। और अब ये जो अपोजिशन ने इस वक्त जो किया है उसके नतीजे में एक सिंपैथी भी जनरेट हुई है, और इसी पर मुझे जो है ना वो रिजर्वेशन भी है जिससे मैं अपोजिशन से मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा ये ख्याल था कि इनको 1 साल देना चाहिए था ताकि ये सियासी शहीद नहीं बनते। अब तो ये इमरान खान को अपोजिशन ने सियासी शहीद बना रही है। इमरान खान कहेंगे देखें जी मुझे काम ही नहीं करने दिया, आखिरी साल में मैं ये कर सकता था जो मुझे नहीं करने दिया गया। तो ये अपोजिशन ने गलत किया है मेरे ख्याल में, इनको ये करने देते 1 साल और उसके बाद फिर ये सियासी शहीद नहीं बन सकते थे। लेकिन अब नहीं सर, उसके लिए तो सारे तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि नवंबर जो है, अगर नवंबर तक इमरान खान चलते हैं तो फिर तो बहुत ही अहम अपॉइंटमेंट्स जो होंगी, उसके बाद तो शायद मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो कोई ऐसा रुख ले कि जहां पे शायद किसी के लिए कुछ ना बचे। मुझे जो समझ में आती है कि इनको जो जल्दबाजी है वो यही है। नहीं, ये मेरे एनालिसिस में ये चीज गलत इसलिए है कि देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्म होता है, जो भी यूनिफॉर्म में बंदा आएगा वो अपने इदारे के मफादात देखता है। तो ये नहीं होगा कि अगर ये अगर फलां को लगा दिया, दूसरे नंबर वाले जनरल को लगाया या 5वें वाले जनरल को लगाया। हम ये माजी में देख चुके हैं, भुट्टो साहब ने 7वें को लगाया, नवाज शरीफ जो ज़ियाउल हक को नवाज शरीफ ने 5वें को लगाया, मुशर्रफ को। अब ये अगर दूसरे नंबर या 5वें नंबर का लगाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर अपोजिशन ये समझ रही है कि जी नवंबर में अहम फैसले होने हैं और अगर उस वक्त तक हमने इमरान खान को रखा तो इमरान खान जो है वो अपॉइंटमेंट कर देंगे। भाई अगर ये अपोजिशन ने भी अपॉइंटमेंट किया, फर्ज करें कि अब नवंबर में अपोजिशन का वजीर आजम होता है और वो जिसको अपॉइंट करते हैं, तो क्या वो अपोजिशन का वफादार होगा? क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल मुझे दे सकते हैं कि भुट्टो साहब ने जिसको लगाया वो वफादार रहा या नवाज शरीफ ने जिसको लगाया वो वफादार रहे? तो ये इन लोगों से वफादारी की तवक्का करना, क्योंकि वो रियासती इदारे हैं, उनके अपने मफादात हैं। लेकिन आपको पता है ना कि हर आदमी जो है वो जब अपॉइंटमेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह भुट्टो साहब का आपने नाम लिया, उसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें हर वजीर आजम ने इस नुक्ते को देखा है कि ये मेरे लिए खतरनाक ना बने, कम अज कम। वो लेकिन बनते हैं
लेकिन बनते हैं ना। तो फिर ये बार बार यही तवक्का करना कि जी अगर इमरान खान ने अपॉइंटमेंट किया तो वो गलत होगा और अगर अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा तो वो सही होगा, ये तवक्का रखना गलत है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये नवंबर के अपॉइंटमेंट को इस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए कि जी कोई लॉयल जनरल आ जाएगा। वो लॉयल सिर्फ अपने इदारों से होते हैं, अपना जो रियासती इदारों के मफादात हैं वो उनके लिए मुकद्दम है। उसमें ये तवक्का नहीं करनी चाहिए कि जिसको भी ये बनाएंगे वो आके अपोजिशन के वजीर आजम की वो करेगा, सपोर्ट करेगा किसी तरह से। ये तवक्का नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी नाजिर महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वाज़िर मुल्क जा सीनियर साफ़ी नामेरा तजनिगार जनाब नाजिर महमूद साहब संग हुआ गुफ्तगू ताम ॿुधी। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाई गॾु।